हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा जम्मू कश्मीर का नेक्स्ट यूनिट सेकंड है, हम उसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम एग्रीमेंट्स की बात करें, जिसमें हम दिल्ली एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 हम इस किन किन के बीच में हुआ था आप ये समझ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू और साथ में प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। ठीक, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ये अब हमारा जो 10+2 का एग्ज़ाम जो आ रहा है पॉलिटिकल साइंस लेक्चर एग्ज़ाम के लिए। तो वन बाय वन हम अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो इसमें पहले ये आफ्टर एक्सेशन 1947 जम्मू एंड कश्मीर गोट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 J&K asserted India only three subjects: defense, external affairs, and communications. There are in exact divisions of power between union and state. Sheikh Abdullah demanded maximum internal autonomy for J&K. It contrasts Jammu Prashad demanded complete integration with India. This created political tension, especially in Jammu region. The Delhi Agreement 1952 was negotiated with clarify center state relation under आर्टिकल 370। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। जो 1952 का जो एग्रीमेंट आया, तो उसका मेन रीज़न क्या था? सबसे पहला मेन रीज़न ये था कि 1947 में जो एक्सेशन हुआ था J&K और इंडिया के साथ, और उसके बाद क्या हुआ था, हमें स्पेशल स्टेटस मिल रहा था आर्टिकल 370। ठीक, तो इसमें सेंटर ने 3 चीज़ों की डिमांड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ में डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन होंगे, बाकी आपके हाथ में। तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो पावर, जो यूनियन और स्टेट की जो पावर थी, उसको एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए बात की थी। और शेख अब्दुल्ला ये चाह रहे थे कि हमें क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले और सेंटर के हाथ में कम हो। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रास्ट में, इस कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से अगर बात करें, अपोजिट की बात करें, जैसे प्रज्ञा प्रसाद जो थी, हम इसको कह सकते हैं कि RSS की ये पार्टी थी, RSS की। तो उसमें ये कहा गया था कि वो ये चाहते थे कि पूरी जो है इंटीग्रेशन जो होनी चाहिए, इंडिया के साथ होनी चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। उनमें ये कहा था कि एक देश होना चाहिए, एक मतलब फ्लैग होना चाहिए, एक मतलब विधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हर चीज़ एक होनी चाहिए, दो दो की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने किया था दिस क्रिएशन पॉलिटिकल टेंशन स्पेशली इन जम्मू। तो यही जो मेन रीज़न था कि इसमें क्या हो गया, जम्मू में पॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो गई थी। हम बात करें द दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में जो नेगोशिएशन हुआ था, ये सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को क्या करता है, बिल्ड करता है, उसको बनाता था। ठीक, अगर हम बात करें कि व्हेन एंड हो कि मतलब कब और कैसे हुआ, तो इसमें ये कह सकते हैं जुलाई 1952 में साइन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इंडिया के, और शेख अब्दुल्ला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर J&K। आपको ये पता होना चाहिए कि 1965 तक J&K में PM रहते, प्राइम मिनिस्टर रहते थे। ठीक है, और उसके बाद 1965 में जो J&K को मतलब क्या कर दिया था कि इनको मतलब PM से हटा के CM बना दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला को पहले PM बनाया था और बाद में ही क्या कर दिया था, 1965 में इनको CM के मतलब ओहदे पे रखा था। तो हम ये कह सकते हैं जब ये यहाँ से एग्रीमेंट करने के लिए गए थे, हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे 1965 में, हम उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। यहाँ से हम मतलब J&K से इनको प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा था शेख अब्दुल्ला को, और जब वो वापस आए थे तो वो चीफ मिनिस्टर के मतलब तहत, मतलब चीफ मिनिस्टर के मतलब तरीके से आए थे। ठीक, तो हम बात करें कि मेन प्रोविज़न क्या थे दिल्ली एग्रीमेंट ने, मेन फ्यूचर क्या थे, मतलब फीचर क्या थे कि हम किसी चीज़ का देखते हैं ना, उसका हम ये कहते हैं ना कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो हमें फीचर बताओ। जब हम फ़ोन लेते हैं तो हम ये देखते हैं ना, इसका कैमरा कितना है, इसकी स्टोरेज कितनी है, इतनी इसकी रैम क्या है। तो मेन प्रोविज़न ये था कि दिल्ली एग्रीमेंट का जो मेन क्या काम थे, किस हिसाब से ये था। सबसे पहले बात हो रही थी रेजिड्यूल पावर। इसमें कहा था इन ऑल इंडियन स्टेट रेजिड्यूल लेजिस्लेटिव पावर्स लाई विद सेंटर्स, but in J&K these powers were remains with strategy स्टेट लेजिस्लेटिव। इसमें ये कह सकते थे सबसे पहले जो थी रेजिस्लेटिव पावर, इसमें ये कहा गया था जो इंडियन स्टेट से वो ये लेजिस्लेटिव लाई इन सेंटर्स, बट जो जम्मू कश्मीर का था वो रिमेन करती थी स्टेट लेजिस्लेट के। मतलब ये कह रहे थे कि बाकी के जो स्टेट थी वो डिपेंड करती थी सेंटर पावर के ऊपर, सेंटर जो पावर करती, लेकिन J&K एक ऐसी स्टेट थी जो
रिमेन करती थी किसके ऊपर, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर ड्यूल फ्लैग की बात करें, जम्मू कश्मीर के पास अपना फ्लैग था और उसके बाद इंडिया का अपना फ्लैग था। आपको पता होना चाहिए 2019 तक इंडिया और JNK का फ्लैग जो था वो साथ में लगता था, ठीक है। आफ्टर 370 जो था वो सिर्फ एक, अब इंडिया का फ्लैग लगना स्टार्ट हो गया था। अगर हम बात करें सदर रियासत, तो इसमें ये कहा जाता था हेरिडिटी ऑफ मोनार्की डोगरा रूल्स वाज अबॉलिश, द सदर रियासत हेड ऑफ स्टेट टू बी इलेक्टेड JNK स्टेट असेंबली रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं डोगरा रूल जैसे हम 1846 से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो लास्ट था 1952 तक ये ऑफिशियल जो एंडेड डेट है 1952, एक मिनट में लिख देता हूँ, 1952 से ये ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब ऑफिशियल जो उन्होंने लिखा हुआ कि ये अबालिश हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था कि डेमोक्रेटिक मतलब एक स्टेट बन गए थे जिसमें हेड ऑफ स्टेट थे और उसके बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, ठीक। जिसमें आप ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की मतलब क्या होती थी, इलेक्शन होते थे। अगर हम बात करें इंडियन सिटीजनशिप में, इसमें ये कहा गया था ऑल रेजिस्टेंट्स बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5 की बात हो रही है। JNK जो लेजिस्लेटिव कोड थी वो परमानेंट रेजिडेंस और स्पेशल राइट जो था लैंड ओनर और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए था, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट पावर की, तो बात करें आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक रिलेटेड टू प्रेसिडेंट वुड बी अप्लाई इन JNK। जो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक वो JNK पे अप्लाई होते थे, वो मतलब ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाई होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंस रिपाइल रिमिशन सेंटेंस वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन 324 कॉन्डक्ट इलेक्शन टू पार्लियामेंट अप्लीकेबल इन JNK। जो 324 का इलेक्शन था मतलब जो आर्टिकल था वो भी क्या था, JNK में अप्लीकेबल था, वो भी यहाँ पे। और आर्टिकल हम बात करें 352 इमरजेंसी की, तो उसमें ये कहा एप्लीकेबल ओनली केस वार ऑफ एक्सटर्नल एग्रीगेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस ओनली स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो इसमें ये कह सकते थे कि अगर इमरजेंसी लगानी है स्टेट के अंदर, तो सबसे पहले अगर किसी के बाहर की कंट्री का खतरा हो तब हो सकता है, और यह हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, लेकिन साथ में आपको स्टेट गवर्नमेंट को कंसर्न करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो इसमें भी ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो फुली एप्लीकेबल नहीं है। इसमें जो है सिलेक्टिव और कंसिडर्ड की बात की थी, डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, और लैंड रिफॉर्म पॉलिसी नया कश्मीर का प्रोग्राम की बात की थी, ठीक है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की बात करें, लिमिटेड मतलब बात हुई थी, इसमें ये कहा गया था फंडामेंटल जो एग्रीड बाय स्टेट हुए थे। और आर्टिकल 131 जो था डिस्प्यूट की बात हो रही थी, और उसके बाद बोल रहे थे जो एक जो था फुली मतलब फुल अप्लीप्रिएट जुडिशस नॉट एक्सेप्टेड। अगर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट विल बी अनसेटल टू एग्जामाइन एंड सेपरेट इन फर्दर। तो इसमें ये क्या कहा गया, तो JNK का मसला ही जो था वो फाइनेंशियल के ऊपर बात हो रही थी, फाइनेंशियल के ऊपर जो है मतलब सेटल तब जो अनसेटल की बात हो रही थी। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब दिल्ली एग्रीमेंट 1952 लेगरी फॉर्मलाइज special relationship between India and JNK under 370 reforms internal alternative of JNK enabled Sheikh Abdullah to produce progressive land economy tendency monarchy abolish और उसके बाद partition integrations और उसके बाद opposite in जम्मू सम्या प्रसाद मुखर्जी प्रोटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीकनेस शेख अब्दुल्ला इन 1953। हम इसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले दिल्ली एग्रीमेंट का जो मतलब सिग्निफिकेंस को सबसे पहले ये हमें पता होनी चाहिए कि जो फॉर्मलाइज हुआ था वो मेन कारण किसका हुआ था, 370 की बात हुई थी, ठीक है। 370 हुआ था, और इसमें ये कहा गया था जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी उसको क्या करना था, रिफॉर्म करना, उसको थोड़ा सा चेंज करना था, उसको थोड़े से जो लॉ कानून थे उसको से ठीक करना था। उसके बाद बोला गया शेख अब्दुल्ला जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म जिसमें लैंड और इकोनॉमिक्स और टेंडेंसी की बात हुई थी। और उसके बाद ये कहा गया था जो मोनार्की थी वो अबॉलिश हो गई थी, डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद मतलब जो इंटीग्रेशन थी पार्टीशन इंटीग्रेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी इंडियन यूनियन के साथ। अगर हम बात करें अपोजिट की बात करें, जैसे अपोजिट पार्टी थी तब कौन सी थी, प्रज्ञा प्रसाद के जो एक लीडर थे सम्या प्रसाद मुखर्जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इन्हीं प्रोटेस्ट में इनकी डेथ हो गई थी। और यही इसकी वजह से जो था शेख अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट थी वो मतलब क्या वीक होने लगी, कमज़ोर होने लगी, और इसी वजह से शेख अब्दुल्ला को 1953 को मतलब इसको डिसमिस कर दिया, और मतलब कुछ टाइम बाद इनको मतलब जेल में डाल दिया गया था।
अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसमें ये पहले हमें ये पता होना चाहिए, मतलब रिवीजन की बात करें, सबसे पहले आप देखेंगे एग्रीमेंट कब हुआ था, 1952 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, पीएम जवाहरलाल नेहरू और पीएम शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था। और इसमें ये कहा गया था कि रजिस्ट्रेटिव पावर की बात करें, रिमाइंड जेएंड के लेजिस्लेटिव की बात हुई, और स्टेट फ्लैग जो था इंडिया और दोनों का यूज़ हो रहा था। सिटीजनशिप इंडिया प्लस स्पेशल राइट विद परमानेंट रेजिडेंस, आप इसको 35A की बात हो रही है और 370 की बात हो रही है। अगर इमरजेंसी की बात हो रही है, ये तब हो सकता था कि अगर कोई मतलब बाहर की कंट्री कोई वॉर वगैरह कर रही है, जंग कर रही है, उसकी वजह से, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस की होनी चाहिए। लेकिन इस इंटरनल डिस्टर्बेंस में भी किसकी, स्टेट को, गवर्नमेंट की आपको राय चाहिए, उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर सदर रियासत की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात हो रही है। और इसमें फंडामेंटल राइट से जो मतलब पूरे एप्लीकेबल नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट का था भी, वो भी लिमिटेड रोल था। और डोगरा रूल था तो वो क्या हो गया था, इस एग्री को मतलब वो जब एंड हुआ तो ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। हम अगर समरी की बात करें, समरी की आप बात ये कह सकते हैं कि जैसे महाराजा हरी सिंह जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन क्यों किया था, मेन रीज़न ये था कि पाकिस्तान के इन्वेडर थे, उन्होंने आके पुंछ में, बारामूला में, डिफरेंट स्टेट में जाके क्या किया था, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अटैक किया था, जिसकी वजह से जो था मतलब हरी सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई थी। फिर उनको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करना पड़ा। और इसमें इंडिया को, मतलब इंडिया ने 3 चीज़ों की डिमांड की थी, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन की बात की थी। और उसके बाद 370 जो था वो मतलब किया था ये एक स्पेशल आर्टिकल दिया था कि आपको इंडिया के साथ, मतलब इस आर्टिकल के थ्रू आप मतलब ये कह सकते हैं कि इंडिया के साथ इससे इस तरह से आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें जो होंगी वो अदर स्टेट से मतलब ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर हम बात करें एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें 1952 में से वो भी जो चीज़ ने वो क्लैरिफाई किया था कि सेंटर और स्टेट का रिश्ता क्या है। ठीक, अगर हम बात करें सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें शेख अब्दुल्ला मेजर लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे थे, जिसमें नया कश्मीर की बात कर रहे थे। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने अबॉलिश की थी, जैसे टनियर ऑफ अटेनेट की बात की थी, अबॉलिश जागीर की बात की थी, मोनार्की की बात की थी। उसके बाद लैंड लॉर्ड की रिलीफ किया था। उसके बाद डिस्टेंट किया था, डेबट किया, स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सदर रियासत की बात करें। दीज रिफॉर्म का रिसेंटलमेंट इन जम्मू अमोंग्स लैंड लॉर्ड पर्जिया जो स्टार्ट मूवमेंट्स हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया था कि फुली इंटीग्रेशन मतलब हुआ था। वो जब उनका जो लीडर थे उनकी जब डेथ हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, तो शेख अब्दुल्ला की जो थी गवर्नमेंट वो वीक पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनको डिसमिस भी होना पड़ा था। अगर हम बात करें कि दिल्ली एग्रीमेंट्स मतलब कब हुआ, तो हम ये कह सकते हैं जुलाई 1952 में हुआ था। ये किनके बीच में हुआ था, दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुआ था। अगर हम की सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप इसमें एक हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे आ गया रजिस्ट्री पावर, नेशनल फ्लैग, प्रेसिडेंट्स पावर, पार्लियामेंट इलेक्शन, हेडशिप ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। ये हमने ऊपर ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ये हमने भी पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्री पावर क्या, सिटीजनशिप क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, नेशनल फ्लैग, हेड ऑफ स्टेट, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, फाइनेंशियल। उसके बाद हम ये कह सकते हैं फर्स्ट फार्मल एग्रीमेंट बिटवीन हुआ था इंडिया और जेएंडके के बीच में, जिसके बाद क्या हो गया कि एसोसिएटेड हुआ, स्टेटस हो गया था जेएंडके के पास। और कंफर्म्ड हुआ था कि 370 जो है वो जेएंडके को एक स्पेशल आर्टिकल, एक स्पेशल पोजीशन देती थी। और लेट द इलेक्शन ऑफ करण सिंह सरदरी रियासत जो थी वो कब हुई थी, 1952 में हुई थी। और उसके बाद 106 ईयर ब्रोज डोगरा रूल जो था वो ख़त्म हो गया था। और कंफर्म जो हुआ था कि जो पावर थी वो क्या हो गई, रिमेन विद स्टेट हो गई थी। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं परजिया प्रसाद जो थे एंड जैन सिंह जो थे वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ये था कि अपोज कर रहे एग्रीमेंट को। उन्होंने ये कहा गया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। अरेस्ट एंड डायरेक्ट कस्टडी इन 23 जून 1953, मैंने आपको इन्फॉर्म कर पहले बता दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं शेख अब्दुल्ला ने जो थी उनकी जो थी गवर्नमेंट रजीम जो थी वो डिसमिस हो गई थी 9 अगस्त 1953 में। और बख्शी मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में एक्सटेंड किया था यूनियन ऑफ जेएंडके टर्म सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर चेंज टू गवर्नर्स एंड चीफ इन 1965। और उसके बाद 370 रिमेंड एंड मतलब स्टेट अप्रूवल हो गया था। फिर उसके बाद 1953 से लेके 75 से दिल्ली अपॉइंटेड लीडर्स रूल द स्टेट ऑल थ्रू रिजिड इलेक्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने
1965 तक हमने ये पता चल गया 1970 तक कि हमने कैसे इस चीज़ को एक्सेशन को मतलब जो एग्रीमेंट था उसको कैसे किया। और इसका मेन कारण ये था कि जो JNK के अंदर जो था मोनार्की सिस्टम था, डोगरा रूल था, वो ख़त्म हो गया था 1952 में। तो उसके बाद इंडिया और JNK को एक क्लैरिफिकेशन करनी थी सेंट्रल स्टेट के बीच में, हमारे पास क्या पावर्स हैं जो सेंटर हमारे ऊपर किस चीज़ की रोक टोक कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट अकॉर्ड है इंदिरा इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला को दोबारा से अकॉर्ड है, तो ये 1974 में था। तो इसमें आल्सो कॉल्ड कश्मीर अकॉर्ड और दिल्ली अकॉर्ड ऑफ 1974। इसका बैकग्राउंड आप ये देख सकते हैं। आफ्टर 1965 इंडो पाक वार इन एंड 1971 बांग्लादेश वार, कश्मीर बिकेम मोर सेटल इशू इन इंटरनेशनली शेख अब्दुल्ला आउट ऑफ पावर सिंस ही इज डिसमिस 1953 बिगन पॉलिटिकल रिकॉग्निशन ही इज अर्लियर demanded for special status restoration, lost popular support over time, political situation changed in India, J&K preference negotiation over कन्फ्रंटेशन। तो इसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले कि 1974 का अकॉर्ड आया क्यों था। इसका एग्रीमेंट का आने का मेन कारण यही था कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुई और 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा था वो ज़्यादा इंटरनेशनली हो गया। तो आप ये कह सकते हैं शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि जो डिसमिस हुए थे 1953 में, उन्होंने जो बाद में जब उन्होंने ये देखा कि जो हमारे 1954 से पहले जो प्रेसिडेंट ऑर्डर से पहले जो हमारे मतलब लॉ थे, जो कानून थे, वो क्या थे, वो पावरफुल थे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद जो चीज़ें थी वो चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से वो ये चाह रहे थे कि हमारा जो पहला जो मतलब हमने अकॉर्ड किया था उस हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए, वो दोबारा हमारे जो रिस्टोरेशन हो वो दोबारा से मिलने चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी मतलब कि उन्होंने कहा गया था कि मतलब उन्होंने ऐसे मैं एग्जांपल के तौर आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जो एक चीज़ बह जाती है तो उसको दोबारा मतलब वापस नहीं लाया। जैसे जैसे एक मतलब रिवर जा रही, रिवर का जो पानी है वो एक बार बह गया वो दोबारा से उसमें वापस नहीं आ सकता। तो उन्होंने ये कहा गया था कि जो चीज़ पहले हो चुकी है वो अब दोबारा वापस नहीं आ सकती है, ठीक है। तो उसमें जो टॉक हुई थी इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर में, उसमें ये कहा गया था शेख अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस बिगन्स इन 1972, अकॉर्ड साइन बी पब्लिकली रिलीज्ड 13 नवंबर 1974। तो इसमें ये कह सकते हैं 1972 में जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी बनी थी, मतलब ये इलेक्शन जीता था और उसके बाद जो था 13 नवंबर 1974 में जो था ये अकॉर्ड जो साइन हुआ था ऑफिशियली। अगर इसमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसमें सबसे पहले ये था कि एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी JNK की बात हो रही थी, ब्रिंग शेख अब्दुल्ला बैक टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। उसके बाद ये कह रहे थे कि जो मतलब बेसिक डिमांड थी उनकी कि हमारे जो भी मतलब मैंने वो बोला था कि वो चाह रहे थे कि हमारे जो मतलब हमें पहले मिला था 1954 से पहले जो हमें ला दिए थे, हमारे जो मतलब बात की गई थी एग्रीमेंट्स में, वो हमें वापस चाहिए। तो वो इंदिरा गांधी ने, मैं आपको बता दिया कि उन्होंने कहा गया था कि जो एक चीज़ हो चुकी है वो दोबारा बार बार नहीं हो सकती, ठीक। अगर हम की प्रोविज़न की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि JNK जो है रिमेन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने कहा है कि JNK जो है वो इंडिया का मतलब अंदरूनी हिस्सा है। उसके लिए आपको एक परमानेंट मतलब बात कही थी कि एक्सेशन जो है वो चले। आर्टिकल 370 जो कंटिन्यूज रहेगा, लॉ ऑलरेडी एक्सटेंड टू JNK वुड रिमेन्स, जो मतलब लॉ वगैरह हो चुके हैं वो दोबारा नहीं हो सकते। उन्होंने ऑल सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एप्लीकेबल JNK आफ्टर 1953 वाज नॉट रिजर्व, शेख एग्री होनेस टू एक्सेप्ट तीसरा, मतलब वो ये इसलिए अकॉर्ड करने गए थे कि उन्होंने कहा गया था कि 1953 मतलब 1954 से पहले जो मतलब पहले जो मतलब थे लॉ थे एग्रीमेंट थे वो ये चाह रहे थे कि हमें वो दोबारा से मिले, बट उन्होंने कहा गया था कि ये अब जो है दोबारा वापस नहीं हो सकते, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो उसके बाद JNK लेजिस्लेटिव का भी जो इंटायर लॉ था वो भी चेंज हुआ, फ्री ऑफ रिव्यू की बात हुई, सच ऑफ लॉ की बात हुई, जिसमें रिजेक्टेड मॉडिफिकेशन प्रेजेंट असेट की बात हुई, रिस्टोरेशन ऑफ डिमांड की बात हुई। उससे बाद गवर्नर जो अपॉइंट किया था बाई प्रेसिडेंट की बात हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिमेंड वैलिड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नो चेंज इन करेंटली अंडर विदाउट स्टेट असेंबली कॉन्सेंट। इसमें ये वही चीज़ मैंने कही थी कि अगर कुछ भी आपको करना है तो आपको स्टेट असेंबली को पूछने पड़ा गया। तो इसमें क्या कहा कि NC जो है वो लेजिटिमेट पार्टी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीम की बात की थी। उसके बाद अब्दुल्ला ने इस चीज़ को एग्रीमेंट किया था।
अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की बात करें, इसमें ये कहा कि मार्क रिटर्न शेख अब्दुल्ला ऑफ पावर 19 मतलब 21 साल के बाद ये दोबारा से पावरफुल में आए थे, और उसके बाद बिटवीन सेंटर कश्मीर लीडरशिप की जो चीज बातचीत थी वो भी खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्रिएटेड पॉलिटिकल पीस और रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात हुई। एनसी रिप्लेस कांग्रेस इन 1975 विदाउट इलेक्शन, शेख अब्दुल्ला अपॉइंटेड सीएम। और उसके बाद क्रिटिकल जो हुआ था उसमें ये आप कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, और शिफ्ट सक्सेशन आइडियोलॉजी इंटीग्रेशन की बात हुई थी। ठीक, अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात ये है कि सीन यू टर्न्स आफ्टर डिकेड डिमांडिंग प्ले, तो इसमें ये कह सकते हैं जब यहाँ से जब वो अकॉर्ड करने गए थे तो उनका यही कहा गया था कि हम क्या करेंगे, जो हमारे 1953 से पहले 1954 से पहले जो मतलब हमारे लॉ थे वो हमें रिस्टोर चाहिए। बट वहाँ से आके ये इन्होंने यू टर्न कर दिया था कि उन्होंने बोला कि जो उन्होंने बोला ठीक बोला है। तो फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो था वो पब्लिक अप्रूवल अकॉर्ड हुआ था, एनसी ने रिटर्न पावर में हुए थे, विदाउट इलेक्शन की बात हुई है। 1975 में जो इलेक्शन हुए थे वो विदाउट इलेक्शन हुए थे, वो इससे मतलब वो अपनी सीट जीत के थे डेमोक्रेटिक बाई अपोजिशन। मैनी कश्मीरी जो थे वो उन्होंने क्या कहा था कि इनको क्या सेपरेटिस्ट वगैरह से लेटर हो गए थे। फिर उसके बाद बहुत सी मतलब जो थे पार्टीज वगैरह इनको मतलब छोड़ दिया था, और फिर अपोजिशन अकॉर्ड हुए थे। इंदिरा गांधी वॉज कॉम्प्रोमाइज टू मच पॉलिटिक्स। ठीक, और अगर आउटकम की बात करें इसमें ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर जो थे वो दोबारा से बने थे 25 फरवरी 1975, और कांग्रेस ने ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट को शेख अब्दुल्ला रिटर्न किया था, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी 1977 को जीता था विच मेजोरिटी। फिर इंदिरा शेख रकड़ाव बिकम द फर्दर सेंटर स्टेट रिलेशन इन J&K टिल 1989। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि J&K में जो इलेक्शन हुए थे मतलब वो जो हुए थे वो उसके बाद क्या हुआ था 1977 में भी इन्होंने जीता था, और ये जो अकॉर्ड था 1989 तक ये चलता रहा। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम ये देख सकते हैं अकॉर्ड जो था नेशनल शेख अब्दुल्ला को आप देख सकते हैं 1974 में। हमने मेन रीज़न बता दिया क्या क्या रीज़न था। इसमें ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, क्री प्रोविज़न की भी बात हो चुकी है, सिग्निफिकेंस की क्या क्या मतलब उसको 21 साल के बाद इनको मतलब वो चीज़ कर दी थी, आउटकम्स की भी बात हो चुकी है। अगर हम बात करें इसकी दिल्ली एग्रीमेंट 1952, शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड जो था 1975, और राजीव गांधी जो थे और फारूक अब्दुल्ला जो थे अकॉर्ड जो 1986। अगर हम बात करें ये ईयर साइन कब हुए थे, जुलाई 1952, फरवरी 1975, नवंबर 1986। अगर हम बात करें किन किन के बीच में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। फिर नेक्स्ट की जो थे इंदिरा गांधी और सीएम जो थे शेख अब्दुल्ला थे, और उसके बाद राजीव गांधी और शेख अब्दुल्ला के बेटे जो थे सीएम वो फारूक अब्दुल्ला थे। अगर हम क्लैरिफिकेशन की बात करें तो इसका मतलब पर्पज़ क्या था इसमें, ये पहला क्या था कि 1952 में कि वो ये चाह रहे थे सेंट्रल स्टेट के जो रिश्ते हैं पावर है वो उनको समझने के लिए, और आर्टिकल 370 की मतलब हुआ था। फिर उसके बाद बात करें 21 जो रिटर्नल पावर हुए थे वो हुए थे 20 मतलब 1 ईयर के बाद जो थी इनकी पावर जो पावर में आए थे। तो अगर बात करें तो जो 1986 में पॉलिटिकल अलायंस गवर्नेंस स्टेबिलिटी की बात हुई थी। अगर हम बात करें पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें, एक्सेशन एंड परजिया प्रसाद की बात हुई थी 1953 में डिसमिस हुए थे शेख अब्दुल्ला, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो डिसमिस हुए थे 1984 में, और GM शाह जो फेल हुए थे, रिजीम हुई थी। अगर हम बात करें जो क्राइसिस हुए थे उसमें पहले की जो थी 1952 में जो था प्रज्ञा प्रसाद मूवमेंट से ड्यूल फ्लैग की कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस डिजायर न्यूट्रलाइज ओपोजिशन, और उसके बाद पब्लिक एंगर ऑन GM शाह मिसरूल। तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्राइसिस का ये हुआ था प्रज्ञा प्रसाद का मसला हुआ था, उसके बाद जो कांग्रेस का डिजायर हुआ था वो न्यूट्रलाइज ओपोजिशन हो गया था कि मतलब वो जो उन्होंने इलेक्शन जीता था वो मतलब विदाउट मतलब पार्टी के जीता था, उन्होंने मतलब ऐसे फाइनल कर दिया था कि ये दोबारा से ये मतलब सीएम बनेंगे। तो उसके बाद पब्लिक एंगर जो थे वो GM शाह पे मिसल रूल की बात हुई थी। अगर बात करें मैन प्रोविज़न की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं पावर विद J&K मैन रजिस्ट्रेसी पावर विद J&K एक्सेप्टेड सा कॉन्स्टिट्यूशन अनकंडीशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इलेक्ट्रो अलायंस। उसके बाद 370 के रिटर्न्स एंड क्लैरिफाई रिटर्न्स बट नो डिमांड फॉर एप्लीकेशन नॉट एड्रेस डायरेक्टली। फिर सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें मतलब जो तीनों ही थे मतलब एग्री हुआ था कि J&K प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर स्टेट सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी जो था चेंजिंग दी थी वो ठीक ठीक था 35 की और 370 की बात हो रही है। अगर फंडामेंटल राइट के तो इसमें ये कहा गया था मतलब सेलेक्टिव जो चीज़ है वो हो गया। तो और उसके बाद हम ये कह सकते हैं एक चीज़ आप याद रखना कि
1952 में ये कहा गया था, आप इसकी मतलब देखना कि इनमें डिफरेंस क्या आ रहा था। तो आप देख रहे हैं 1952 में ये कहा गया कि आपके जो भी आर्टिकल्स हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो आपके सिलेक्टिव मतलब होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा होगा, जो आपके ज़रूरत के हिसाब से जो वहाँ बोला गया वही चीज़ें हो सकती। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हुआ था 1975 74 में जो अकॉर्ड हुआ, 74 75 का अकॉर्ड हुआ था, उसमें फुल्ली एक्सेप्टेड हुआ था कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हो गया। और उसके बाद जो 1986 में जो था ना, वो फुली एक्सेप्टेड था कि मतलब जो चीज़ है वो सही है। अब ये कह सकते हैं कि 1952 का जो अकॉर्ड हुआ था उसके हिसाब से आप देखें कैसी चीज़ें थी कि आपको हर चीज़ जो होगी मतलब चुन के करनी पड़ेगी। जैसे आपको मतलब वार या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल रूल कुछ भी लगाना है तो आपको स्टेट को कंसर्न करना पड़ेगा। जैसे आप देखें 370 का अभी जैसे रिवोक्ड हुआ, तो उसमें आप मेन चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1952 के मतलब वो रूल्स होते तो वो इंडिया कभी तोड़ भी नहीं सकती, इंडिया गवर्नमेंट कभी तोड़ नहीं सकती। लेकिन 1986 में जो था वो फुली एक्सेप्टेड हुआ था। 1974 से लेकर 19 जो 86 में हुआ था उसमें जो था कि ये फुली एक्सेप्टेड हो गया था कि इंडिया जो एंड के स्टेट में कुछ भी कर सकती है। तो जो 370 और 35 पे था वो इस टाइम पे जो था वो टेम्परेरी क्या मतलब ख़त्म हो गया था इसके टाइम पे, मतलब इसके पास जो थी बिल्कुल पावर नहीं थी। अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो था अकॉर्ड आर्टिकल्स हो रहे इसमें वो चेंज तो प्रीवियस और नो चेंज इसमें भी था। इसमें अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के तो इसमें ये कहा गया था कि जो लिमिटेड है फुली एक्सेप्टेड जो था। फिर उसके बाद फ्लैग की बात करें तो उसमें जो था सेम ही था कि मतलब इंडिया फ्लैग अलग है, जम्मू कश्मीर अलग हो, तो मतलब सेपरेट अलग हो। लेकिन 2019 के बाद जो रिवोक्ड हुआ था तब जो है ओनली इंडिया का हो गया था। 2019 की बात हो रही है, ठीक है। सदर रियासत में आप वही देख सकते हैं, चूजन बाय असेंबली अप्रूव्ड बाय सिटी अबॉलिश लेटर। इसमें जो सीएम पीएम थे मतलब पीएम और प्रेसिडेंट थे वो खत्म हो गए, मतलब चल रहे थे। फिर 1965 में जो था वो अबॉलिश हो गए थे और फिर गवर्नर जो पोस्ट गवर्नर एरा स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद रिटर्न जो हम ये कह सकते हैं कि हमने 1952 में मतलब क्या किया था कि पीएम जो चल रहे थे 1965 था, फिर शेख अब्दुल्ला को यहाँ से हमने पीएम बना के भेजा और वहाँ से जब वो वापस आए तो सीएम के मतलब वापस आए, सीएम की पोस्ट से वापस आए। तो फारूक अब्दुल्ला जो है रिस्टेन एज ए सीएम की बात हो रही है। और लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स विद स्टेट की बात हो रही है। नो रूल बुक्स ऑफ लॉ 1953 से 1974 दिल्ली लॉ एप्लीकेबल स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें पॉलिटिकल आउटकम्स की तो इसमें आप ये देखते हैं फॉर्मुलाइज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात हो रही है। शेख अब्दुल्ला टिल पावर 1982, फिर इसका एनसी कांग्रेस वॉन्स 1987 जो है रीजनिंग। अपोजिशन की बात करें 1952 में कौन थी, जैन सिंह थी, परजिया प्रसाद थी और स्ट्रॉन्गली अपोज थी। और उसके बाद एनसी स्प्लिट हुई थी विद फ्रंट विद डिजॉल्व। फिर उसके बाद मुस्लिम यूनियन फ्रंट जो इमरजेंसी हुई थी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट सेंटर स्टेट का डिफाइन स्पेशल ऑटोनॉमीज। फिर उसके बाद वही सेंट्रल कंट्रोल के बाद और फिर अलायंस पॉलिटिक्स विद मिसट्रस्ट लेटर हो गया था 1986 में। सीन एज कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है 1952 में। फिर उसके बाद रिटर्न शेख अब्दुल्ला, बट मतलब इसने पैरासाइट्स काज की बात हो रही है। फिर जो कंट्रीवर्सी थी वो स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह रहा है ट्राइड ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर राइट्स। फिर उसके बाद स्टेबल जो पीरियड था अंटिल 1982 राइज ऑफ मिलिटेंसी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी 1987 में। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात करें एप्लीकेबल ऑफ मैनी इंडियन प्रोविजन। फिर एक्सेप्टेड आर लॉ फ्रॉम 1953 से लेकर 1975। फिर कांग्रेस जो बैक हुई थी गवर्नेंस इन कश्मीर। अगर हम रोल ऑफ पीएम की बात करें डायरेक्ट नेगोशिएशन पार्लियामेंट स्टेटमेंट इंदिरा एज डोमिनेट फिगर। फिर राजीव जो थे पीसफुल मेकिंग बैकफायर किए थे। अगर हम इफेक्ट ऑफ इलेक्शन की बात करें स्टेबलाइज टेम्परेरी की बात स्ट्रक्चर की बात हो रही है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए। फिर उसके बाद 1987 में जो था वाइडली बिलीव्ड हो गए थे रिजेक्ट। फिर लॉन्ग टर्म जो थे इंस्टीट्यूशन रिलाइज हुए थे 370। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस द इंडियन मेन स्ट्रीम्स। फिर पेट्रेजेंटी यूथ एंड मिलिटेंसी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आप हम इसको चेंज ये कर सकते हैं, जो सेंट्रल लीडर कौन थे ये आप कह सकते हैं तीन के, आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अगर जेड की बात करें शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, ठीक। तो एग्रीमेंट्स की अगर आप बात करें तो आप ये देख सकते हैं एग्रीमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट, पॉलिटिकल एग्रीमेंट, प्री इलेक्टोरल अलायंस। और बेस की बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन, म्यूचुअल पॉलिटिकल बेनिफिट। अगर लीगल वैलिडिटी की बात करें सेम कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल अलायंस की बात हो रही है। अगर टाइम पीरियड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 1952, 1975, 1986। अगर सिटीजनशिप की डिफाइन स्टेट सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंडिया सिटीजनशिप नो न्यू प्रोविजन।
फिर उसके बाद ड्यूल जो था वो फ्लैग अलाउड था, इंडियन फ्लैग एक्सेप्टेड, ओनली इंडियन फ्लैग। अगर इमरजेंसी पावर की बात करें तो लिमिटेड विद कॉन्सनेंट्स एक्सेप्टेड फुली। अगर हम बात करें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था इलेक्शन हेल्थ नंबर नो शेख अपॉइंटेड यस 1987। पब्लिक सपोर्ट की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि रिलीजन डिवाइडेड मिक्स्ड रिस्पॉन्सिबल इंटीग्रेशन। अगर अपोजिशन की बात करें इसमें प्रज्ञा प्रसाद थे और जैन संघ थे अदर से, और उसके बाद MUF जो थे, हम सेपरेटिस्ट की बात हो रही है। अगर आप देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म था, टेम्परेरी था और कोलैप्स था आफ्टर 1987। और वायलेंस की बात करें प्रज्ञा प्रसाद एक्सेशन की बात हो रही है, माइनर अपोजिशन और उसके बाद स्टार्ट मिलिटेंसी की बात हो रही है। फिर लीगेंसी की बात करें रेजिडेंसी ऑफ J&K, उसके बाद रिकॉल गेस्चर, उसके बाद कैस्टू टू इनोग्रेसी। अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं 1952 में जो था रिफॉर्म प्रोटेक्ट इट हुआ था। उसके बाद शेख और इंदिरा गांधी का जो था उसमें आप ये देख सकते हैं 1975 में एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग पोजीशन, राजीव गांधी जो थे 1986 में नो रेफरेंस मेड। अगर सेंटर और स्टेट की पावर की बात करें तो इसमें आप ये देख सकते हैं 1952 में जो था रीजनल पावर स्टेट के पास थी, एक्सेप्टेड पास चेंज, उसके बाद नो डिस्कशन, नो फाइनलाइज एक्सेप्टेड सेंटर पावर्स, उसके बाद एक्सेप्ट सेंटर स्पोर्ट्स। लॉ की बात करें विद स्टेट अप्रूवल्स, पास्ट लॉ एक्सेप्टेड सेंटर स्टेट सेंटर कंट्रोल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें स्टेट फ्लैग की बात करें तब रिटेन किया था, फिर उसके बाद एक्सेप्ट इंडियन फ्लैग, और उसके बाद 1986 में जो था राजीव गांधी के टाइम पे भी जो था नो स्टेट फ्लैग की बात हो रही थी। हेड ऑफ स्टेट की सदर रियासत चेंज टू गवर्नर अपॉइंटेड बाई सेंटर। इसके बाद हम बात करें रोल की बात करें जो 1952 में तो नेगोशिएशन ऑफ PM बात हो रही थी, रिटर्न CM विदाउट इलेक्शन, और उसके बाद रिटायर लेगेंसी की बात। आप ये देख सकते हैं यहाँ से PM बन के गए थे शेख अब्दुल्ला 1965 में, और जब वहाँ से वापस आए विदाउट इलेक्शन जो थे वो CM बन के आए हुए थे। अगर हम रीजन वाइज रिएक्शन की बात करें तो इसमें ये था कि स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन था, फिर उसके बाद 1975 में जो था मिक्स्ड था, उसके बाद 1986 में थोड़ा डिस्ट्रेस्ड था। कश्मीर वैली में जो था उनका वेलकम किया था, उसके बाद 1975 में मिक्स सपोर्ट थी और डिलेशन आफ्टर रेजिंग की बात हो रही है। अगर लद्दाख की बात करें फील्ड इग्नोर्स फील्ड अलायंस और नॉट पार्टिसिपेशन। इम्पैक्ट ऑफ एक आप बात याद रखें, जैसे देखें जम्मू कश्मीर में, आप ये देखें जम्मू कश्मीर में जम्मू भी है, लद्दाख की भी है, तो उसके बाद कश्मीर भी है, और आप हर जगह देखना हर जगह जो जिक्र कश्मीर का आता है कि कश्मीर को इतने मिल गए। आप न्यूज़ देखें कुछ भी देखें वहाँ पे कश्मीर आता है, ये नहीं आता कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो ये चेंजिंग भी जो थी बड़ी हो रही है। इसका मेन रीज़न यही था कि जो लीडर्स थे वो सिर्फ कश्मीर के थे, तो वो बात सिर्फ कश्मीर की करते थे। ठीक, तो ये भी आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि हमेशा जो मतलब नाम जो था वो कश्मीर का क्यों आता था हर जगह। तो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की बात करें नो इम्पैक्ट, CM अपॉइंटेड, रिजिड इलेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं अपोजिशन स्पेस, ये आप देख सकते हैं। अकॉर्ड की बात हमने ऑलरेडी कर चुकी है, इसका क्या मेंस का। ये मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, आप ये हमने ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको इसको टेंशन नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑर्डर जो था 1954 में हुआ था, जिसके कारण जो हमने पढ़ा था कि जैसे आप देख सकते हैं कि 1972 का जो अकॉर्ड हुआ था तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे 1974 में सॉरी, तो उसमें देखें कि शेख अब्दुल्ला यही चाह रहे थे कि जो इससे पहले जो था इस प्रेसिडेंट ऑर्डर से पहले जो हुआ था वही हमें वापस कर दो। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो एक बार पानी बह जाता है तो वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता, इसलिए जो चीज़ चली गई है वो अब दोबारा वापस नहीं आ सकती, तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट ऑर्डर की अब बात करें तो 14 मई 1954 में आया था, और इशू जो किया था ये आप 370, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर ऑफिशियल नेम की बात करें दी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, इसमें आप ये सकते हैं वाई इट वाज इशू
बैकग्राउंड, तो इसमें ये कहा गया था जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू और शेख जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की बात हो रही थी। इसमें जो लीगेंसी थी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात हो रही थी, इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन की बात हो रही थी, उसके बाद परमानेंट रिजाइन की बात हो रही थी, जिनकी रेजिडेंट की बात हो रही थी। अगर मेन प्रोविज़न की बात करें तो उसमें ये कहा गया था एक्सटेंड जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद मतलब मॉडिफिकेशन के हिसाब से इंस्टेंट 35A की बात हो रही थी, फिर उसके परमानेंट रेजिडेंट की बात हो रही थी, स्पेशल राइट की बात हो जैसे जॉब्स होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी, स्कॉलरशिप होगी और वेलफेयर हो गई। अगर हम अप्लाइड फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें पार्ट थर्ड में जो था कि जे.एंड का जो एक्सपेक्टेशन है, तो इसमें ये कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो किसके पास है, जे.एंड के आफ्टर रिमूव्ड द एल्स इन इंडिया। सम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं जुडिशरी का जो मसला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद CAG की बात है, UPSC की बात हो रही है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो इंडिया पावर है डिक्लेयर इमरजेंसी वार्स एक्सटेंशन, हमने ऊपर अब डिस्कस कर लिया था कि जब भी जो वार होगी वो इंडिया से मतलब जो भी कोई स्टेट कंसर्न से पूछना पड़ेगा, तो इसके विदाउट कंसर्न से वो नहीं कर सकती, विदाउट गवर्नमेंट से। तो जो इंडिया जो थी वो 3 चीज़ों पर ज़्यादा काम कर रही थी, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा जो इनका मतलब रोल था। अगर बात करें कि इलेक्शन की बात करें तो इसमें इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट की बात हुई, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन, लैंग्वेज और सर्विस ऑफ यूनियन स्टेट विद अप्रूवल। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शेप की बात हो रही है 1952 में, उसके बाद अब फाउंडेशन ऑफ जे एंड के स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, उस पर लीगल बैकिंग 35A की बात हो रही है, फ्लेक्सिबल की बात हो रही है, और 35A क्रिटिसाइज द डिस्क्रिमिनेटिव रिटर्न्स ऑटोनॉमी टिल जे एंड के अंटिल 2019। अगर क्रिटिसिज्म की बात करूँ तो अनइक्वल एप्लीकेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन स्टेट की बात हो रही थी, लिमिटेड पार्लियामेंट की बात हो रही थी, उसके 30A5 को वायलेंट इक्वलिटी कर रहे थे, और लीगल ड्यूअलिज्म कब कह सकते हैं। तो इसमें सिंपली ये कह रहे थे कि जो हम एक सिंपली मतलब लाइन में कह सकते हैं 1954 में ये प्रेसिडेंट आर्डर हुआ था कि इंडिया ने क्या किया था कि कुछ पावर जो थी जे.एंड.के को दी गई थी, वो उनसे पावर वापस लेके उनको बोला कि आपके पास ये है कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली चला सकते हैं, बाकी जो भी होगा वो हमारे हाथ में होगा। और जे.एंड के इंडिया के पास तीन चीज़ों के मतलब थे हाथ में था, डिफेंस की बात हो रही है, और फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जो इंडिया जो अप्लीकेबल करता था। ठीक, अगर हम स्पेशल नोट्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि जो ओनली प्रेसिडेंट आर्डर जो इंसर्ट हुआ था, न्यू आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल obligated on 5 अगस्त 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272-273 स्टिल अपीयर्स इन मैनी केस ऑफ स्टडी एस्टिमेट फेडरली। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो एब्रिगेशन आर्टिकल 370 हुआ था वो विदाउट गवर्नमेंट हुआ था, इसका मेन कारण ये था कि जो जे.एंड.के में था वो प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो आप ये कह सकते हैं कि 18 मंथ के बाद जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता था, उसके बाद जो होता क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो प्रेसिडेंट अपने मतलब हिसाब से वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल जो आर्डर था 1958 की बात करें, डेट कब थी, 11 फरवरी 1958 की। इसमें आप इशू आर्टिकल की बात करें 370 जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही थी, इसमें ये कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेकंड आर्डर 1958, तो इसमें ये कहा गया था कि जो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इस मतलब आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से किया था। इसमें ये कहा गया था कि वाई इट वाज issued the further integrated Jammu and Kashmir into Union Territory to extend provision of Indian Constitution to Act। इसमें ये कहा गया स्ट्रेंथ एडमिनिस्ट्रेशन लीगल मिशनरी जे.एंड के अंडर, उसके बाद जो इट फ्लो ऑफ 1954 ऑर्डर्स स्पेशली द डीपर एप्लीकेशन फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक CAG SEC UPSC एक्स्ट्रा। आप हमारी जो पहली क्लास मतलब क्लास देख सकते हैं जिसमें हमने 370 35 पे इंडियन जे.एंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो आप ये भी देख सकते हैं वहाँ पे 13 पार्ट थे, 7 शेड्यूल थे, उसके बाद 158 सेक्शन थी, तो ये आप देख सकते हैं तब ये स्टार्ट। तो उसी के हिसाब से इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर की थी तो उसमें ये चीज़ जो थी ऐड ऑन की थी कि क्या क्या चीज़ें हमें स्ट्रेंथ करनी है, किस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी, और 1954 का जो प्रेसिडेंट रूल था उसको भी इन्होंने फॉलो ऑन किया था। अगर हम बात करें प्रोविज़न की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं जो पार्ट 14 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू कश्मीर, इसमें ये कहा था कि सर्विस ऑन द यूनियन स्टेट 308 से लेकर 314 तक जो अप्लीकेबल सम मॉडिफिकेशन के साथ अब हुआ था।
तो उसके बाद ये कहा रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस की बात हो रही थी, यूनियन और पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रलाइज। अगर उसके बाद हम बात करें द आर्टिकल 312, तो इसमें ये कहा गया था कि जो क्रिएशन ऑफ आर सर्विस है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया और जेडके हो गया, तो क्या कर रहे थे, इसके ऊपर एप्लीकेबल स्टार्ट हो गए थे। ये कह सकते हैं जो 1958 का अकॉर्ड किस किस चीज़ के लिए हुआ था, आप ये समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में कई जो चीज़ें आई थी, और उसके बाद जो इंडिया का जो था वो यूपीएससी सिविल सर्विस का जो सेंटर ला था, उसको भी इन्होंने कुछ चीज़ें जो थी वो अच्छे से लिख के उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो है आप लॉ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें डीपर एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन की बात हो रही है, सेंट्रल सिविल सर्विस की बात हो रही है, प्रोफेशनल जेंड के ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, अप्लाई फॉर इंडिया सर्विस की बात हो रही है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी की बात हो रही है। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो इसमें ये कहा था ओपोनेंट आर्ग्यूड कर रहे थे स्टेट ऑटोनॉमी बाय सेंटर एंड कंट्रोल से होस्ट लॉ इंट्रोचमेंट स्पेशल प्रोविजन अंडर 370, फिर उसके बाद नेसेसरी फॉर ग्रोथ गवर्नेंस की बात है, स्पेशल नोट्स की बात करें तो ये 312 की बात हो रही थी, जे को डायरेक्टली इनेबल क्रिएशन दी जा रही थी, आईएएस आईपीएस की बात हो रही है, और ब्रिज आर्डर जो था वो 1952 को लेटर जो था 1965 और 2090 जो था उसके ऊपर कंसीडर किया जाता था, उसको ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उसके बाद सर्विस रिलेटेड जो ला था वो अप्लाइड हुआ था कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अगर जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर था प्रेसिडेंट ऑर्डर 1965, आपको ये पहले का पता हो गया होगा कि पहला जो हुआ था वो किस लिए हुआ था, 1952 में जो अकॉर्ड हुआ था, तो उसको ये इन्होंने कुछ चीज़ें जो दी थी उसको प्रेसिडेंट रूल ने ख़त्म करने के लिए 1954 का लाया था। फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो उसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें जो चेंज करने के लिए 1958 का लाया था, और इंडो और पाक की जो वार हुई थी 1965 में, तब दोबारा से जो था एक जो था प्रेसिडेंट ऑर्डर दोबारा से आया। तो इसमें ये कह सकते हैं जो ऑर्डर डेट थी वो 27 नवंबर 1965 थी, और इशू किया था 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लीकेबल था जम्मू कश्मीर का वो अमेंडमेंट ऑर्डर था। हम इसमें ये कह सकते हैं कि इशू क्यों हुआ था, तो इसमें ये क्या फर्दर अलाइन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की बात हो रही थी जम्मू कश्मीर में, और रिप्लेस जो था स्पेशल जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी की बात हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स नॉर्मल कल्चर सेंटर पावर की बात होती है। अगर हम बात करें कि ये इशू क्यों हुआ, तो इसका हम मेन प्रोविज़न हम ये देख सकते हैं 1965 में क्या हुआ था, इंडो पाक की वार हुई थी, नंबर ये हो गया था, और दूसरा ये था कि क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और जे में क्या हुआ था, पहले प्राइम मिनिस्टर था, और इसके बाद जो 1965 में जो था सीएम का इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं मेन जो प्रोविज़न थे उसमें चेंज इन आर्टिकल की टाइटल की बात हो रही, जिसमें सदर रियासत की बात हो रही, जिसमें गवर्नर रिप्लेस पर गवर्नर की बात हो रही थी। उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जे में जो रिप्लेस हुआ था चीफ मिनिस्टर से, और जो 3 आर्टिकल था वो अब एप्लीकेबल स्टार्ट हो गया था, जिसमें अमेंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर की बात हो रही थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर की बात हो रही थी। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें पोजीशन ऑफ गवर्नर की, तो उसमें आप ये देख सकते हैं स्ट्रेंथ इन पोजीशन जो गवर्नर की थी वो नॉमिनेट कौन करता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता था, और इलेक्टेड जो नॉट इलेक्टेड बाय जे लेजिस्लेटर। और इसमें ये कहा गया था कि जो हेड ऑफ स्टेट जो था वो डायरेक्टली अकाउंटेबल ऑफ सेंटर के साथ है, वो एक्सटेंड जो था सेंट्रल जुडिशरी की बात हो रही, जो अप्लीकेबल सेंट्रल लॉ की बात हो रही थी, जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटर की बात हो रही, ठीक। अगर आप हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1965 का जो मेजर दो हुआ था उसमें मेजर स्टेप टू वार्ड्स की सेंट्रलाइज की बात हो रही है, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जे की बात हो रही है। उसके बाद शिफ्ट सिम्बलाइज की बात करें, इसमें आइडेंटिफाई मेन स्ट्रीम ऑफ मीडिया की बात करें, और रिमूव की बात करें स्पेशल स्टेटस सदरी रियासत जो थी वो स्प्रेड हो गई थी प्राइम मिनिस्टर से। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो इसमें जो था स्ट्रॉन्गली अपोज थे वो रीजनल पार्टी थे, स्पेशली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, जो सी एंड डायरेक्ट अटैक हुआ था ऑटोनॉमी की प्रॉमिस जो अंडर आर्टिकल 370 की बात है, अक्यूजेशन की बेटर की बात की, दिल्ली एग्रीमेंट की बात है 1952 में, और उसके बाद जो था विदाउट जो कंसल्ट हुआ था कंसल्टेशन हुआ था विदाउट पब्लिक, तो इसमें ये आर्ग्यू हुई थी, ठीक। तो उसमें आप ये चेक जो एग्ज़ाम में फोकस हो गए वो सदर रियासत हुआ कब रिप्लेस हुआ, उसके प्राइम मिनिस्टर का हुआ, उसके बाद आर्टिकल 368 एप्लीकेबल हुआ था, उसके बाद स्टैंड ऑफ स्टेट और गवर्नर्स की बात हुई, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट गवर्नर की बात।
अगर हम बात करें कि तीनों का कंपैरिजन की बात करें तो आप ये डेट देख सकते हैं, स्पेशली डेट का फोकस ज़्यादा किया है। डेट ऑफ जो इशू थी वो 14 मई 1954 थी और दूसरी का 1958 थे। स्पेशली डेट जो है वो किसी भी मुझे साइड्स पे मिली नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद 1965 की जो देखें 27 नवंबर 1965 की हो रही है, और मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो फुली इम्प्लीमेंटेशन जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था उसमें 1952 की बात हो रही है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ की बात हो रही थी, उसका रिप्लेस पॉलिटिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटीग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात करें तो इसमें जो था एक्सटेंड हुए थे 94 आर्टिकल से, 94 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं उसमें एक्सटेंड जो हुआ था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट जो था 1950 से टू जे और अप्लीकेबल हुआ था 368 जो आर्टिकल जो था अमेंडमेंट पावर की बात हुई, ठीक है। अगर हम बात करें सिटीजनशिप की तो इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 5 जे डिफाइनिंग इंडिया सिटीजनशिप नॉट डायरेक्टली रिलेटेड नो चेंज। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करें सिलेक्टिव इंक्लूजन विद मॉडिफिकेशन, इसमें भी चेंजिंग और कंटिन्यूसली सिलेक्टिव जो एप्लीकेबल था। इसमें प्रॉपर्टी की बात करें रिजर्व फॉर परमानेंट रेजिडेंस, इसमें भी जो था सेम ही था। अगर हम जुडिशली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें एक्सटेंड जो था वो लिमिटेड मैटर की बात हो रही, इसमें जो था नो चेंज था, और इसमें जो भी जो कॉन्टीन्यूसली था सेम ही था। अगर बात करें इमरजेंसी प्रोविज़न की तो इसमें आर्टिकल 350 जो था वो एप्लीकेबल था ओनली विद कॉन्स्टेंट विद जेंड के गवर्नमेंट, नो चेंज, और सेम जो था सेम ही था। मतलब ये कहा गया था इमरजेंसी में, ये कहा गया था अगर आपको लगानी है तो आपको जेंड की गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से। नोमेनक्लेचर चेंज में इसमें चेंजिंग थी, इसमें ये कहा गया था कि जो चेंज आई थी उसमें ये आया था 1965 में कि प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मतलब सदिया रियासत से सीधा गवर्नर की तरफ आ गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से सीधा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की तरफ आ गए थे। अगर अपॉइंटमेंट हेड की बात करें सदर रियासत इलेक्टेड बाय जे.एंड.के असेंबली, इसमें चेंजिंग नहीं थी, इसमें था गवर्नर जो अपॉइंट करता था वो कौन करता था, वो प्रेसिडेंट करता था। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था आर्टिकल 324 आर्टिकल 136 132 अपॉइंट जो थे लिमिटेड हुए थे, इसमें चेंज नहीं हुआ था, और जो आर्टिकल 368 जो एप्लीकेबल हो गया था स्टार्ट। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंटीग्रेशन तो इसमें ये कहा गया था पार्टीशन सम सेंट्रल लॉ एक्सटेंडर, इसमें चेंजिंग नहीं थी, और इसमें भी जो 1958 में भी जो चेंजिंग नहीं थी, और उसके बाद नो मेजर चेंज जो था 1965 में हुआ था। और इम्पैक्ट की बात करें मॉडरेट स्टिल मेंटेन सिंबॉलिक अटेंसी, फिर उसके बाद रीजन ड्यू टू सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल सिग्निफिकेंट रिडक्शन। अगर लीगल स्टेटस के ऑर्डर की बात करें इश्यू जो हुआ था 370 हुआ था, और उसमें जो है सेम ही था। अगर रिएक्शन की बात करें मिक्स जो था 1952 में जो था मिक्स हुआ था शेख अब्दुल्ला एग्रीमेंट के साथ, उसका माइनर अपोजिशन, उसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सीन बिट्रेड ऑफ 1952। अगर सिंबॉलिक की बात करें ड्यूल की बात हो रही थी, दोनों मतलब फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें रिफॉर्म सेंट्रल सिक्योरिटी सिंबॉलिक शिफ्ट इनटू फुल इंटीग्रेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं 1952 में जो था क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ऑर्डर हुआ था, प्रोटेक्ट स्टेट की बात हो रही थी। 1958 में यूनियन सिक्योरिटी कंट्रोल, और उसके बाद रिमूव जो था सिंबॉलिक जो था वो क्या प्राइम मिनिस्टर से सीधा सीएम की तरफ। अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट ऑर्डर हुआ था 1972 में, इसमें ये कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑर्डर जो था हुआ था 1972 में आया था, ठीक। तो इसमें क्या चेंजिंग आई थी, जो इसमें इशू किया था वो भी पावर कंफर्म की थी 371 जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें इशू किया था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट रूल्स ऑफ जे.एंड.के आफ्टर डिसमिसल ऑफ जी.एम. सादिक गवर्नमेंट। इसमें ये कैम कहा था इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश की वार हुई थी, जो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, ठीक है। इसमें ये कहा गया था इंटीग्रेशन जो हुआ था शिमला एग्रीमेंट एक्ट हुआ था, ये आप नाम याद रखना बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इसमें हम बात करेंगे इसके प्रोविज़न क्या थे। सबसे पहले जो 33 जो मतलब लॉ सेंट्रल लॉ थे वो एप्लीकेबल हुए थे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इकोनॉमिक रेगुलेशन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्जाम्पल लॉ की बात करें इसमें बैंकिंग आ गई थी, कंपनी एक्ट आ गई थी, कस्टम एक्ट आ गया था, इनकम टैक्स आ गया था, और उसके बाद CRPC की भी बात हो रही थी, कोड क्रिमिनल प्रोसीजर की बात होगी थी, और स्ट्रेंथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स और ऑल इंडिया सर्विस रूल्स मोर एप्लीकेबल इन जेड के। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की बात है, लीगल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, उसके बाद इसमें यह कहा गया था इंक्रीज लीगल विद इंडियन एक्टर लाइक टैक्सेशन बैंकिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे। इसमें ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट स्टेटस ऑफ जे.एंड.के भी इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अनचेंज, ठीक। अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, टेक्निकल फंक्शन की बात करें, लेस पब्लिक ओपोजिशन, उसके बाद रीजन ऑफ 370 प्रोटेक्शन रियर।
अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, प्रेसिडेंट रूल लग गया था, उसके बाद इलेक्टेड जे गवर्नमेंट हुई थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट और पीस ऑफ जो था डिल्यूट ऑटोनॉमी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। अगर बात करें हमें 2019 का जो 3 आर्टिकल जो एप्लीकेशन हुआ था, तो इसमें क्या चेंज किया। इससे पहले आप इसका नंबर देख सकते हैं कितना नंबर था, इशू बाय CEOs 272 से 5 अगस्त 2019, ठीक। तो इशू किया था किस प्रेसिडेंट ने किया था, रामनाथ कोविंद 370। इसमें रिकमेंडेशन किया था पार्लियामेंट का यूनियन गवर्नमेंट टू अंडर प्रेसिडेंट रूल। इसमें ये क्या कहा गया था, जो आर्टिकल 371D था, इसमें कहा था कि प्रेसिडेंट अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K विद मॉडिफिकेशन। 370 जो था 3 था, इसमें कहा गया था कि अलाउड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर 370 इन ऑपरेट सिंस देयर इज नो J&K असेंबली द गवर्नर कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट वाज टेकन प्रेसिडेंट रूल 370 350। तो इसमें यही कह सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि 18 मंथ के बाद जो है अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट ना हो, तो चाहे उसके पास गवर्नर हो, लेकिन फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट रूल के आज चला जाता है, ठीक है। तो इसी का मतलब इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए जब 18 मंथ से हुए होंगे ऊपर हो गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, J&K को 370 को रिमूव कर दिया। तो ये उनके जब 370 का लिखा हुआ, तो वहाँ पे ये उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक। अगर मेजर प्रोविज़न की बात करें तो 272 में इसमें ये कहा गया था, सस्पेंड 1952 में प्रेसिडेंट आर्डर जो थे। प्रीवियस स्पेशल प्रोविज़न की बात करें, आर प्रोविज़न जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो फुली जो थे जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही थी। डिलीट स्पेशल आर्टिकल 370 और उसके बाद 367 जो भी था वो भी क्या होता है, स्टार्ट हो गया था इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम बात करें अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट आर्डर की, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या था कि इन्होंने 2 यूटी को बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें। अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया था कि इम्पैक्ट क्या हुआ था, फुली इंटीग्रेशन हो गई थी, आला जो थे एप्लीकेबल होते, उसके बाद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद 335 इंसेट इन आर्डर कौन था वो भी ख़त्म, 370 भी ख़त्म हो गया, और इसका 35A भी जो था वो भी अब मतलब ख़त्म था। तो उसमें आप ये कह सकते हैं इंडियन पेनल कोड रणबीर को रिप्लेस करके, जैसे था ना रणबीर पेनल कोड को रिप्लेस करके इंडियन पेनल कोड स्टार्ट करा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सोल अथॉरिटी और लैंड की जॉब की बात कर सकते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्पेशल स्टेटस की बात विड्रॉल की हो रही है, यूनियन होम मिनिस्टर की बात हो रही है, नो सेपरेट फ्लैग, नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, नो ड्यूल। फिर उसमें जो थी एम्पावरमेंट हो गई थी दलित वुमेन्स के, रिफ्यूजीज वगैरह के भी, ST वगैरह के भी हो गए थे। इसमें क्रिटिसिज्म की बात करें, अपोजिशन पार्टी को क्या किया गया था, जेल में डाला गया था, जो एक अनडेमोक्रेटिक अनलिटरेसी था। तो उसमें जो कंसर्न लोकल स्टेक होल्डर से पूछा गया नहीं, जैसे पॉलिटिकल लीडर महबूबा मुफ्ती हो गए, मैं उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, इनको डिटेन करके मतलब ये चीज़ें कर दिया। तो और आपको पता होना चाहिए कि जैसे 5 अगस्त के बाद जो था मतलब पूरी सर्विस जो थी वो बंद कर दी थी, जैसे फ़ोन हो गया और जो भी मतलब था वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। कम्युनिकेशन जो ब्लैक होल्ड था वो रिस्ट्रिक्शन एंड मूवमेंट J&K का पोस्ट ऑर्डर हो गया था। स्पोर्ट की बात करें तो इसमें जो था नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, बेटर गवर्नेंस की बात है, एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म की बात है, इक्वल राइट की बात हो रही थी। ये आप देख सकते हैं कि 1950 मतलब मैंने अब तीनों को एक चारों को एक साथ कर दिया। इसका अब कब हुआ था, 1954 दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट जो था इंस्टीट्यूशन J&K का टू चेंज मतलब पॉलिटिकल की बात हो रही थी। इसमें जो था 1950 से 75 में जो इंदिरा गांधी का हुआ था, और 370 की बात हो रही है। इसमें जो था ऐड जो हुआ था, एडेड 35 जो एडेड हुआ था उसको एक्सटेंड किया था CAG UPSC को, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को सदर रियासत की तरफ कर दिया था, फिर इंदिरा गांधी को शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड हुआ था, और फुल्ली जो था एप्लीकेबल हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ था, ठीक है। अगर स्पेशल फ्लैग की बात करें तब अलाउड था, फिर इसमें भी जो था अलाउड था। और इंडिया जो था मतलब इंडिया को जो 1972 में जो हुआ था, इंडिया को पावरफुल फ्लैग को ज़्यादा पावर दी गई थी, और इसमें जो था 2019 में जो था सिर्फ ओनली इंडिया फ्लैग अलाउ था। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो ये जो था कि बट अलाउड स्पेशल राइट परमानेंट रेजिडेंट की बात तो कंटिन्यू, और यहाँ पे का एंडेड कर दिया था कि परमानेंट रेजिडेंस की बात हो रही है। इसके बाद जो 370 की बात हो रही थी, यहाँ पे फुली रिमेन्स ऑफ फोर्स है ये कर रहा, और लास्ट पे 2019 में जो था वो एब्डिकेशन हो गया था, ख़त्म हो गया था। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो इसमें क्या था एप्लीकेबल मतलब पार्टिसिपेट ड्यू टू J&K मोर राइट एप्लीकेबल कंटिन्यूसली, और जो था ऑल राइट फुली एप्लीकेबल था, ठीक है।
तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें ये कहा गया था लिमिटेड स्कोप था, लेकिन 2019 में जो था ये क्या था, रोल जो था फुली कर दिया था। अगर रेजिड्यू पावर की बात करें, स्टेट विद जेएंड के लेजिस्लेटिव नो चेंज, और इसमें जो था कि नो विद यूनियन लेजिस्लेटिव ओनली। जो इलेक्शन जो था इट्स ऑन कॉन्टैक्ट इलेक्शन कमीशन जो ड्यूसली स्टार्ट है, फिर उसके बाद अब जो है यूनियन टेरिटरी जो है फ्रेम किया हुआ है। अगर उसके बाद अटॉर्नी स्टेटस की बात करें तो हाई था, उसके बाद लास्ट पे तो जो है एंडेड फोर्सफुली हो गया था। अगर हम बात करें समरी की बात करें, 1954 में जो था इन जेएंडके को 370 मिला था, 58 में जो था यूपीएससी कैग और उसके बाद एक्सटेंड किया था। उसके बाद जो बिग पॉलिटिकल चेंज हुआ था पीएम से सीएम प्रेसिडेंट पावर की बात करें इंक्रीज की जो हुई थी। अगर हम बात करें 1972 में जो इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी, जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब इन्होंने प्रिपेयर किया था। तो फाइनल स्टेप जो था 370 को रिवोक कर दिया था। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो 370 था वो अब मतलब एकदम से ख़त्म हुआ, तो आपकी वो मतलब गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1954 के टाइम पे क्या हुआ था, 1958 के टाइम पे क्या हुआ था, 1965 में क्या हुआ था, और 1972 में क्या हुआ था, और 2019 में क्या हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं 370 या 35 एज मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल वीक हो गया था। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ें टेम्परेरी था, तो ये चीज़ वो हो गई थी। क्योंकि एक हमें क्या देखना है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हम उस हिसाब से चलेंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी कहा गया था कि 18 मंथ के बाद जो है प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और प्रेसिडेंट रूल अपने हिसाब से वो चेंजिंग ला सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय शहबाज लिख के आपको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारा ग्रुप है तो आप वहाँ पे 8:30 PM पे टेस्ट दे सकते हैं, क्विज देख सकते हैं। और जो न्यू मेंबर्स हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें आगे मतलब मेहनत मतलब मिले कि हाँ आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो हमें पता भी चले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।